नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 में पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह का जन्म 11 जुलाई 1962 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय डाक, सदियों का सफ़रनामा। इस पुस्तक के अंदर लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह ने भारत से जुड़े हुए डाक विभाग के कार्य को सराहा है और सदियों से जैसे एक सफ़र चल रहा हो डाक लाने और ले जाने का, और यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है भारत का डाक विभाग। उसके ऊपर ये पूरी किताब आधारित है और आज हम सीखेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके अंदर भी डाक विभाग का भी वर्णन है और साथ में चिट्ठियाँ हमारे जीवन में जो स्थान खोती जा रही हैं उस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए सरकार श्री द्वारा जो अनेक प्रयास हो रहे हैं, अनेक प्रतियोगिताएं रखी जा रही हैं, उनका वर्णन किया जाएगा। देखें पाठ में, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार का आधुनिक साधन यानी कि टेलीफोन है, मोबाइल है, ये सारी जो बातें हैं उसे संचार के आधुनिक साधन, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह संदेशा भेज सकें, वो सारे जो माध्यम हैं, वस्तुएं हैं, उसे संचार माध्यम कहा जाता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे पाता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तथा विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमें फ़ोन आता है, किसी का एसएमएस द्वारा संदेश आता है, उसे हमें इतना संतोष या इतना आनंद नहीं मिलता कि जब उनका पत्र हूबहू हमारे हाथ में हो, तब जितना आनंद मिलता है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि पत्र एक सिलसिला शुरू करता है। आपको किसी का पत्र आता है, आप उसके उत्तर में उसे पत्र लिखते हैं, फिर से सामने वाला आपको पत्र लिखता है, यानी एक नया सिलसिला पत्र के द्वारा शुरू हो जाता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कला का हो या साहित्य का, अनेक सारी बातें हैं वो पत्र से ही जुड़ी होती हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मनुष्य जाति के विकास के अंदर पत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो, यानी कि अलग अलग जगहों पर पत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी जो भावना है, उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है, वो सभी के अंदर समान है, भले ही उसके नाम अलग ही क्यों न हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, झांबू और लेख तथा तमिल में गडिद कहा जाता है। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से पत्र एक ही होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भगवान है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन स्वरूप एक ही होता है। इसी तरह ये पत्र हैं, पत्र ही हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में उनके लिए अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कई बार। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। जैसे हमारे साथ कई सारी यादें जुड़ी होती हैं, किसी कारण, किसी समय किसी का पत्र आया हो, बधाई देता आया हुआ पत्र, निमंत्रण देता हुआ आया पत्र, ये सारी जो बातें हैं वो हमेशा हमारी यादों में सजो कर रखते हैं, यानी कि पुरानी यादें पत्रों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है, यानी कि लिमिटेशन होती है। जैसे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसे हम
अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, उनकी अपनी मर्यादा होती है और कुछ फॉर्मल लेटर होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं। तो उनके अंदर भी हम सिर्फ जो कामकाज की बातें हैं वही लिखते हैं। तो हर एक पत्र की अपनी मर्यादा, अपना दायरा होता है, लिमिटेशन होती है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि रोज़ सिर्फ भारत की बात की जाए तो 450 करोड़ जितने पत्र हैं वो डाक खाने के अंदर, पोस्ट बॉक्स के अंदर डाले जाते हैं। पंडित नेहरू जी कहते हैं, सन 1953 में उन्होंने कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज भागने वाले घोड़े ही रहे। यानी हजारों सालों तक क्या किया जाता था कि कोई तेज भागने वाला व्यक्ति है, उसके साथ संदेशा दूसरी जगह पर भिजवाया जाता था, या फिर कोई तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, उसके साथ किसी सवार को बिठाकर उसके ऊपर सवार जो है वो बैठकर दूसरे राज्य में संदेशा ले जाता था। इस तरह संदेशा है वो एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जाता था, उसे संचार माध्यम कहा जाता है। उसके बाद पहिए आए यानी कि टायर की खोज हुई, और हम जानते हैं कि जैसे ही चक्र की, टायर की खोज हुई तो हमारा जो विकास है वो तेज़ हो गया। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संदेशा पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। उसके बाद रेडियो की रडार की आज बात की जाए तो रडार यानी कि जो हमारी वायरलेस फ़ोन है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उसके द्वारा हम तुरंत संदेशा भेज सकते हैं। तो ये पुराने समय से आज के समय तक के संदेशा भेजने के अलग अलग माध्यमों का वर्णन दिखा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास हुए। यानी कि भारत सरकार ने देखा कि डाक विभाग के महत्व को कायम रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे। तो पिछली शताब्दी में यानी पिछले 10 सालों में ऐसे जिसमें पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में पत्र लेखन आता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। भारत के साथ साथ दूसरे भी ऐसे कई सारे देश हैं जो इस पत्र लेखन की कला को आज भी महत्व देते हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, और यह सिलसिला 1972 से शुरू किया गया है। ये आपको प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है कि 16 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो स्कूली शिक्षा के अंदर आते हैं, तो उनके लिए प्रतियोगिता रखी जाती है कि कौन अच्छे से श्रेष्ठ पत्र लिखता है, और इस हिसाब से प्रतियोगिता का विनर घोषित किया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि जो बच्चे हैं वो पत्र लिखना जाने और इसका महत्व भी समझें। तो यह सिलसिला लगभग 1972 से आज तक चल रहा है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर चिट्ठियाँ लिखने का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन जो देहाती दुनिया है, गाँव के लोग हैं, वो आज भी पत्रों का सिलसिला, उसका महत्व बनाए हुए रखे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक विभाग संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग हैं व्यापार के लिए उन्हें आज भी पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। बाकी आज फैक्स आ गए हैं, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इस कारण से पत्र का महत्व थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में
जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसने कभी पत्र न लिखा हो या पत्र न लिखवाया हो या फिर बेसब्री से किसी के पत्र का इंतज़ार न किया हो। सभी के जीवन में पत्रों से जुड़ी कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। कभी लिखवाया हो, कभी लिखा हो या किसी के पत्र का इंतज़ार किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। हम जानते हैं कि जो सैनिक हैं वो हिमालय के पहाड़ियों के आसपास रहते हैं, अनेक ऐसी दुर्गम जगहों पर रहते हैं जहाँ पर आज मोबाइल भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है। तो उस समय उनके परिवार वालों के पत्र के लिए उनका तो जो इंतज़ार है वो देखने लायक हो जाता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। एक समय ऐसा था कि आपने आज पत्र लिखा, वो 4 या 5 दिन बाद दूसरे शहर पहुंचता है, वहां से पत्र लिखा जाता है, 4-5 दिन बाद आपके हाथ में वापस उत्तर आता है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। आज ट्रेन है, जल्द से जल्द भागकर जाने वाली कारें हैं। इससे जो आपका पत्र है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाता है। आज कई दिनों तक पत्र का इंतज़ार करना नहीं पड़ता। पहले के लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, यानी चिट्ठी के सिवाय और कोई साधन संदेशा भेजने के लिए न था। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। जैसे हमने बात की, एसएमएस है, फ़ोन है, ईमेल है, फैक्स है, इसके द्वारा हम संदेशा भेज सकते हैं। लेकिन पहले के समय में सिर्फ चिट्ठियाँ ही हमारा संदेशा यानी कि संचार का माध्यम रहती थी। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इसकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आपको कई सारे ऐसे लोग पुराने समय के मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पुराने पत्र यादों के रूप में आज भी अपने पास संभाल कर रखे हैं, भले ही उनकी हालत कितनी ही खराब क्यों न हो गई हो। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखा है वो एक किताब के रूप में आज भी हमें देखने को मिलता है, जिसका शीर्षक है पिता के पत्र पुत्री के नाम। पत्रों को तो आप सहेज कर रख पाते हैं, पर एसएमएस संदेश को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको संदेश भेजता है यानी कि एसएमएस, आप कितने दिन तक उसे संभालेंगे? थोड़े दिन बाद आप उसे डिलीट कर देते हैं और भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फ़ोन के अंदर एसएमएस को संभाल कर रखें तो हमारा जो फ़ोन है वो काफ़ी भर जाता है। इसलिए हमें न चाहते हुए भी उन एसएमएस को डिलीट करना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है, जबकि जो पत्र हैं वो हम आसानी से संभाल कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। बड़े बड़े महान व्यक्तियों की बात की जाए तो उनके हजारों पत्र उनके साथ हमेशा यादों के रूप में रहते थे और इसमें गांधी जी का नाम सबसे आगे लिया जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन पे हैं। जो म्यूजियम्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे पत्र हम सजाए हुए देखते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय में कैसे लोग थे, कैसा समाज था, वो हमें उस समय के पत्रों के द्वारा आसानी से समझ में आ सकता है। यही उसका बेस है समझने के लिए। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए।
इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि यहाँ पर संग्राम के समय, यानी भारत जब गुलाम था उस समय अनेक अंग्रेज अपने परिवारजनों को भी पत्र लिखते थे, और उन पत्रों को देखकर हमें पता चलता है कि वो किस हद तक भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते। हम जानते हैं कि आज़ादी के संग्राम के अंदर गांधी जी कभी यहाँ होते कभी वहाँ होते, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को महात्मा गांधी को पत्र लिखना हो तो वो एड्रेस में महात्मा गांधी इंडिया लिख देते, और उस समय डाक विभाग खोज करता कि गांधी जी इस समय कहाँ हैं, और तुरंत वहाँ पर पत्र पहुँचाए जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अनेक दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी आज़ादी के अंदर भाग लेने वाली कई सारी हस्ती, कई सारे महान व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही होता कि उनके एड्रेस में सिर्फ उनका नाम लिखा होता, बाकी कोई पता न होता, सिर्फ इंडिया या भारत लिखा होता। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर न था। ऐसा नहीं कि इतने सारे हजारों पत्र आते लेकिन गांधी जी न उन्हें पढ़ते या फिर न उनका जवाब देते, ऐसी कोई बात न हुई। उनका कंपैरिजन में कोई खड़ा न हो सके, ऐसे वो पत्रों के जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। यानी कि हम यहाँ पर एक और बात जान पा रहे हैं कि गांधी जी दोनों हाथों से लिख पाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी भी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यानी कि यह मैं समझाना चाहूँगी कि गांधी जी को किसी ने पत्र लिखा, जवाब में गांधी जी का पत्र आया तो सामने वाला पत्र पाने वाला व्यक्ति इतना खुश हो जाता है जैसे उसे कोई अच्छा सा सर्टिफिकेट, कोई बेस्ट सर्टिफिकेट मिल गया हो, इतना वो खुश हो जाता। और कई लोग उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रखते। यह पत्रों का जादू है जो हम फ़ोन या एसएमएस में आज नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इन पुस्तकों की बात की जाए तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यानी पंत जी कवि हैं और हरिवंश राय बच्चन जी को उन्होंने जो 200 पत्र लिखे हैं वो भी एक बुक के अंदर समाहित किए गए हैं, बुक बनाई गई है। निराला के पत्र हैं, हमको लिखो है कहा, इसे भी एक बुक के रूप में प्रकाशित किया है। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जिनके अंदर सिर्फ पत्रों को ही रखा गया है, समाहित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकों के रूप में नेहरू जी ने जो अपने पुत्री को पत्र लिखे थे वो भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी प्रेमचंद जी, जिन्हें हम कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, वो भी पत्रों को बहुत ही महत्व देते थे। अपने जो नए नए लेखक हैं उन्हें वो अच्छे से जवाब में पत्र भी लिखते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से 1941 के बीच जो भी पत्र हैं उसे संग्रहित किया गया है और प्रकाशित किया गया है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है।
तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। डाक विभाग दूसरे कई सारे सरकारी विभाग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिसका मान दिया जाए ऐसा विभाग है तो आज हमारा डाक विभाग है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बराबर है। यानी कि आज फ़ोन है, SMS है, ईमेल है, लेकिन चिट्ठी की हैसियत, उसका महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है, बरकरार है, संभाला हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ या फिर झोपड़ियों में रहने वाले लोग दुर्गम जंगलों से घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी लोगों को, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रहने वाले लोग आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र किनारे रहते हैं मछुआरे, रेगिस्तान के अंदर रहते हैं, हिमालय के आसपास रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास फ़ोन या ऐसी कोई सुविधा न हो, उनके लिए चिट्ठियाँ आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बहुत देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मनी ऑर्डर आपको पता होगा बच्चों की जो पैसे हैं वो आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं और वहाँ से पैसे डाक के द्वारा, डाकिया है वो आपके घर तक पैसे पहुँचाता है, तो उसे मनी ऑर्डर कहा जाता है। आज भी ऐसे कई सारे घर हैं जिनके अंदर डाकिया आपके पैसे पहुँचाता है मनी ऑर्डर के द्वारा और उनका घर चलता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो डाकिया है वो देवदूत में, भगवान के स्वरूप में देखा जाता है, क्योंकि गरीब घरों में, छोटे गांव में, छोटी बस्तियों में वह चिट्ठियाँ लेकर आता है और मनी ऑर्डर यानी कि पैसे लेकर आता है, जिससे वह पूरा परिवार अपना जीवन गुजार सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिन चिट्ठियों को हम महत्व नहीं देते हैं, हकीकत में वह चिट्ठियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।